तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अभी तक हमने बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। अब उस कंसेप्ट पे बेसिस एक प्रॉब्लम करते हैं। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि किसका एनर्जी सेम है। तो भाई एनर्जी अगर सेम है तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम n+l n से चेक कर सकते हैं और n+l रूल से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, उससे पहले हम यहां पर नोटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है। यहां पर जो पहला 4 n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 2 है, तो ये है आपका 4d, क्योंकि SPDF में 0 1 2। यहां पर ऑप्शन 2 है 3d, ऑप्शन 3 का मतलब है यहां पर 4s, ऑप्शन 4 का मतलब है यहां पर 3d, ऑप्शन 5 है यहां पर 3p और ऑप्शन 6 है यहां पर 4s। तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों ही सेम ऑर्बिटल्स हैं और दोनों की एनर्जी होगी सेम। तो आइए अब देखते हैं अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ लीजिए अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो इनऑर्गेनिक का बेसिक आपको नहीं आता। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों होता है, हमारे साथ ये वर्ड इफेक्टिव क्यों है, इस चीज को समझते हैं। तो आइए देखते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। मान लीजिए कि कोई टीचर आपकी क्लास ले रहा है और फर्स्ट बेंच और सेकंड बेंच में, थर्ड बेंच में बच्चे बैठे हुए हैं। अब टीचर जब क्लास लेना स्टार्ट करता है बच्चों, तो जो फर्स्ट बेंच के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो आवाज आती है टीचर की वो ज्यादा क्लियर आती है। इसका मतलब कि अगर टीचर ने 100 की एनर्जी से बोलना स्टार्ट किया तो फर्स्ट बेंच को मान लीजिए कि वह 90 रिसीव होगी, सेकेंड बेंच को वह 70 और थर्ड बेंच को वह 50। यहां पर बोलने का मतलब यह है कि फर्स्ट बेंच और टीचर के बीच में जो डिस्टेंस है वहां पर कुछ एनर्जी का लॉस होता है। तो इसे समझते हैं कि कैसे। यहां पर अगर हम थर्ड बेंच के बच्चों के लिए बोले तो Z इफेक्टिव यहां पर उनके लिए 50 है। यहां पर जो टोटल एनर्जी टीचर ने यहां पर अपने क्लास में बच्चों को दी उसे कहेंगे Z और वो थी 100। बाकी 50 यहां पर कहलाएगी शील्डिंग कांस्टेंट और वह हो जाएगी 50। तो यहां पर सेम हम एक एग्जांपल लेंगे कि यहां पर हमने लिया आपके फेवरेट सोडियम का एग्जाम्पल, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो लोग सोडियम का एग्जाम्पल तो लेते ही है। तो यहां पे लिया हमने सोडियम का एग्जाम्पल, यहां पर हमने लिया सोडियम का एग्जाम्पल। यहां पर लग रहा है, मुझसे लगता है गलती हो गई है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, कोई नहीं, होता है। तो यहां पर अब यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां लास्ट वाले शेल में 1। यहां पर सेंटर में जो प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर है, हमारा जो Z होगा वो होगा 11, बोले तो 11। और यहां पर अब आप देख सकते हो कि जो यहां पर हमारा जो थर्ड बेंच मतलब थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिसीव करेगा लेस देन 11। मतलब कि यहां पर जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बैठा है वो थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करना चाहता है, उसको अपनी बात समझाना चाहता है, लेकिन बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जो फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो काम करते हैं शील्डिंग का, वो वहां तक प्रोटॉन की एनर्जी को पहुंचने ही नहीं देते। इट मींस कि यहां पर Z इफेक्टिव आपके इस इलेक्ट्रॉन के लिए लेस देन कितना 11 होगा। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं कि यहां पर अगर यहां पर पहले वाले शेल ने 10 रिसीव किया, मान लीजिए कि अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, मान लीजिए कि अगर उसने 10 रिसीव किया Z इफेक्टिव, सेकंड वाले ने मान लीजिए
10.9 किया तो थर्ड वाला कहीं 7 ही करेगा। तो यहां पर आपको समझाने का मतलब यह है कि जो सेकेंड और फर्स्ट शेल शील्डिंग का काम करते हैं थर्ड शेल के लिए। यहां पर हम देखते हैं इसका एक्चुअल डेफिनेशन कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल, यहां पे मान लीजिए कि मैंने इनर शेल मान लिया फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले को। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर शेल, यहां पर हमारा इनर शेल कौन है, फर्स्ट और सेकेंड। आउटर हमने किसको मान लिया, थर्ड को मान लिया। यहां पर हर एटम के लिए एप्लीकेबल है। आउटर शेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, जो फुल पॉजिटिव चार्ज है, जो फुल पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का सोडियम के केस में, सोडियम के केस में वो है 11। तो फुल पॉजिटिव चार्ज कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा हमारा बेचारा थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये चीजें क्लियर है। यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में ये चीजें हमें समझ में आ गई है कि कैसे धीरे धीरे फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल और वैसे करके थर्ड फोर्थ शेल में ये चीजें कम होती जाएंगी, वहां पर न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। मान लीजिए कि अगर यहां पर अगर हमने नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर दिए, मान लीजिए कि यहां पर जो आपका एटॉमिक नंबर मान लीजिए कि 20 है, मान लीजिए एटॉमिक नंबर 20 है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4। मान लीजिए आपका फर्स्ट शेल 20 तो रिसीव नहीं करेगा, उसने किया 18, सेकेंड ने किया मान लीजिए 16, थर्ड ने किया मान लीजिए 13, तो फोर्थ आपका करेगा 10। इस हिसाब से धीरे धीरे ये वैल्यू जैसे जैसे शेल इंक्रीज होंगे वैसे वैसे Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उस इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी। यहां पर यही चीज समझा रहा है, द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल या सेकेंड शेल या थर्ड शेल है वो पॉजिटिव चार्ज को रोक रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज को रोक रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल करे, लेकिन रास्ते में इनके पास और भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, जिसके कारण यहां पर पुलिंग पावर कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहां पर यही चीज समझ में हमें आती है। And the net positive charge experienced by the outer electron is known as effective nuclear charge। यहां पर एक फॉर्मूला भी आता है बच्चों, हम उसे देखेंगे कि Z इफेक्टिव हमेशा Z माइनस सिग्मा होता है। सिग्मा क्या होता है, शील्डिंग कांस्टेंट। जैसे कि यहां पर Z आपका, यहां पर आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर है, सीधा आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर है, लेकिन Z इफेक्टिव एक्सपीरियंस बाय दैट इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन जो वो फील करता है और वो हमेशा Z से कम होगा, हमेशा Z इफेक्टिव Z से कम होगा। यहां पे एक क्वेश्चन दिया है कि ब्रोमीन एटम है, ब्रोमीन एटम है और उसके पास 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ब्रोमीन एटम है तो उसके पास प्रोटॉन का नंबर भी 35 होगा, 35 प्रोटॉन होगा। उसने बोला कि 2p, अब देखिए बच्चों यहां पर अगर ये n इक्वल टू फर्स्ट शेल है और ये n इक्वल टू 2, तो उसने बोला कि 2p में 2p है, उसके बाद आएगा 3p और उसके बाद आएगा लास्ट में 4p। तो अब बताइए कि Z इफेक्टिव सबसे कम किसके लिए होगा, लोवेस्ट इफेक्टिव किसके लिए होगा, जो शेल सबसे लास्ट में आएगा। यहां पर 4 से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये फोर्थ शेल है, यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि ये फोर्थ शेल है और फोर्थ शेल में फोर्थ शेल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। यहां पर हमें यह चीज क्लियर होती है कि फोर्थ शेल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा 4p ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। इस क्वेश्चन में हमें देखना है, सबसे पहले हम
यहां पर हम देखते हैं 2s एंड 3s, तो यहां पे n की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3, तो इसका z इफेक्टिव लेस होगा, इसका z इफेक्टिव लेस होगा। यहां पर 3s ऑप्शन करेक्ट है, यहां पर 3s करेक्ट है। फिर बात आती है 4d और 4f की, फिर आती है बात 4d, दोनों ही सेम शेल में है, दोनों ही सेम शेल में है, लेकिन ऑर्डर s p d f, s न्यूक्लियस के पास होता है, s न्यूक्लियस के पास होता है, s न्यूक्लियस के पास होता है, क्लोज होता है, s इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, s न्यूक्लियस के पास होता है, इसको लिख लेते हैं ऐसे, के पास होता है, और f दूर होता है। तो बता दीजिए यहां पर क्या होगा कि 4f का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, तो ज्यादा किसका होगा, लार्जर पूछा है बच्चों आपसे, सॉरी यहां पे लार्जर पूछा है, लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ऑप्शन ये ए, लार्जर किसका होगा, लार्जर होगा 2s का, लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 2s का। फिर आएगा 4d, और 3d और 3p के केस में हम जानते हैं कि d आगे, p आगे होता है d से, तो यहां पे होगा 3p। तो ये क्वेश्चन है कि लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा। इसको एक बार और देख लेते हैं कि लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पर आपको 3 शेल दिए हुए हैं, 3 शेल दिए हुए हैं, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। जो z इफेक्टिव का ऑर्डर होगा वो n इक्वल टू 1 के लिए ज्यादा, n इक्वल टू 2 के लिए ज्यादा और n इक्वल टू 3 के लिए ज्यादा होगा। वैसे ही वो s, p, d और f के लिए भी ज्यादा होगा। z इफेक्टिव लेस किसके लिए होगा वो भी देख लेते हैं, वो n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3। मतलब यहां पर z इफेक्टिव की वैल्यू अगर हम बात करें, हमें समझ में आ गया है कि सबसे ज्यादा वह फर्स्ट शेल के लिए होगा, उसके बाद वह सेकेंड के लिए, देन वो थर्ड शेल के लिए होगा। तो ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल होता है, p कुछ ऐसा दिखता है, d कुछ ऐसा दिखता है। तो अब बताइए कि हमने देखा कि न्यूक्लियस के पास अगर s ऑर्बिटल खड़ा है और यहां पर अगर p ऑर्बिटल खड़ा है और d ऑर्बिटल खड़ा है और इन सभी में है इलेक्ट्रॉन, इन सभी में है इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कौन अपने इलेक्ट्रॉन को बचाएगा। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि कौन ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को बचाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को बचाएगा। तो इसका आंसर होगा इनके शेप से। कैसे, यहां पे कौन अपने इलेक्ट्रॉन को बचा सकता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि जब कोई मूवी में, अगर आपने ऐसे पुराने जमाने की जो मूवीज दिखाती हैं वहां पे देखते हैं कि अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो उनके पास एक स्फेरिकल शेप का एक शील्ड होता है जिससे वो अपने आप को बचाते हैं। यहां पर अगर कोई किसी को मारना चाहता है तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, उसके सामने एक ऐसे राउंड स्फेरिकल शेप का शील्ड रखता है, मतलब वह अपने आप को बचाता है। ठीक इसी तरह s ऑर्बिटल भी करता है, ठीक इसी तरह s ऑर्बिटल भी अपने इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा शील्ड करता है। s ऑर्बिटल बिल्कुल अपने आप को उसी तरह शील्ड करता है जैसे यहां पर मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाया। तो यहां पर हमें समझ में आया कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा शील्ड s ऑर्बिटल करता है, फिर p, फिर d, फिर f। यहां पे देखिए s ऑर्बिटल का साइज ऐसा है, p का ऐसा है, d का ऐसा है। अगर यहां पर न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहता है, यहां पर न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहता है, वहां से निकालना चाहता है, तो s ऑर्बिटल सबसे मैक्सिमम अपने इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा ड्यू टू स्फेरिकल शेप, जबकि p
p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल नहीं कर पाएगा। यहां पर आराम से ये आएगा और इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, यहां पर आएगा और आराम से d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा और लेकर जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा मैक्सिमम हमें मिलता है s ऑर्बिटल में, ये चीज याद रखिएगा। यहां पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ स्फेरिकल शेप्ड s ऑर्बिटल शील्ड्स द आउटर इलेक्ट्रॉन। आउटर इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा कौन बचाता है? सबसे ज्यादा आउटर इलेक्ट्रॉन को बचाता है s ऑर्बिटल, और उसके बाद p फिर d फिर f, sp-d-f। यहां पर साइज वाला फैक्टर है, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा s ऑर्बिटल की होती है। यहां पर हमने देखा कि s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। रीजन क्या है कि s ऑर्बिटल इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, इज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, इसलिए उसकी एनर्जी कम होती है। यहां पर आपका जो न्यूक्लियस है एज अ टीचर काम करता है। जैसे आप हमसे, अगर कोई बच्चा फर्स्ट बेंच में बैठा है, उसको s ऑर्बिटल कंसीडर कर लिया, तो वहां पर बच्चे अपने टीचर से थोड़ा सा डरते हैं। रीजन ये है कि जो सबसे ज्यादा करीब होगा वहां उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, वहां पर उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन, यही रीजन है कि न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा टाइटली बाउंड होता है। मान लीजिए कि यहां पे टीचर है और यहां पर फर्स्ट बेंच है और सेकंड बेंच है, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में जो बच्चे बैठे हैं वो टीचर से ज्यादा डरेंगे, क्योंकि यहां पर s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा करीब है न्यूक्लियस के, टीचर के, प्लस यहां पर उनको अटेंशन भी क्लास पे ज्यादा देनी होगी क्योंकि सामने में है टीचर, यहां पे है न्यूक्लियस। तो यहां पे टीचर यहां पर एक न्यूक्लियस का काम कर रहा है और फर्स्ट बेंच यहां पे s ऑर्बिटल का काम कर रहा है। तो हमने समझा कि s ऑर्बिटल अपने न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। The energy of electron in s orbital will be lower, more negative in the p ऑर्बिटल। सही बात है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज है, तो यही कारण है कि उसकी एनर्जी भी होगी कम। अब बात करेंगे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम की, ये बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।